नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन श्रेणी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पीएम के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर के साथ ही अब जो आपके वॉइस प्राइम मिनिस्टर है, आपके उप प्रधानमंत्री है, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि देखो, जहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है वहीं वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है उसका जो वास्तविक प्रधान है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब देखो, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? पीएम होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? तो पीएम होगा। किस अनुच्छेद के तहत ये बात स्पष्ट होती है? तो अनुच्छेद 74 के तहत ये बात है वो स्पष्ट होती है। ठीक है, इसके आगे पीएम की नियुक्ति कैसे होती है, ये बात अनुच्छेद 75(1) में कही गई है। ठीक है, तो पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वे उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अर्थात पीएम को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बहुमत दल के जो नेता होता है उसी को क्या बनाता है? लगभग पीएम बनाता है। ठीक है, और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो अब आप देखना, आपको पीएम में थोड़ी थोड़ी झलक मिलेगी आपके सीएम की। ठीक है, देखना सीएम की भी नियुक्ति जैसे राज्यपाल करता है और उसके बाद में राज्यपाल है वो अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक वैसे ही चलेगा। आप देखना, राष्ट्रपति लोकसभा से बहुमत दल के नेता को ही पीएम नियुक्त करता है और पीएम पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, मान लो सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी 6 माह में। वो भी अभी आगे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे सामान्यतया लोकसभा का सदस्य ही होता है, जो नेता ये चुना जाता है पीएम, वो सामान्यतः लोकसभा का सदस्य ही होता है। लेकिन ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि होना ही चाहिए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। है कैसे नहीं, आप बना सकते हो। ठीक है, जो लोकसभा का सदस्य नहीं हो उसे भी बना सकते हो, लेकिन उसको फिर सदस्यता निश्चित समय के दौरान प्राप्त करनी होगी। पीएम बनते समय राज्यसभा के सदस्य, तो देखो राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं, लोकसभा के सदस्य भी बनते हैं। तो देखो, श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी 1966 में, तो ये राज्यसभा के सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा है वो 1996 में बने, ये भी राज्यसभा के सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजरात है वो 1957, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में 2 बार बने और ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या वे पीएम बन सकता है? ये यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन कौंध रहा है तो यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा, हाँ बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की लो चाहे राज्यसभा की वगैरह। ठीक है, तो उस सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। देखो, कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करते समय अपने विवेक का प्रयोग करता है। विवेक मतलब अपनी बुद्धि से, अपनी तार्किक क्षमता से, अपनी बुद्धि से वो बुद्धि का प्रयोग करता है। कैसे? देखो, जब लोकसभा में किसी भी दल या दलीय गठबंधन का स्पष्ट बहुमत ना हो, कि भाई स्पष्ट बहुमत तो किसी का आ ही ना रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे बनाएं पीएम? तो देखो, ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल या गठबंधन के जो नेता होते हैं उनको राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति देता है। ठीक है, जैसे 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया था। तो ऐसे ध्यान रखना, 1979 है, चौधरी चरण सिंह पीएम बने, और कौन थे बनाने वाले? राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। आ गई बात समझ में? तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला है नंबर 2, जब बहुमत वाले दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता ना हो या 2 समान रूप से प्रभाव के नेता हो। अर्थात देखो, एक तो बहुमत वाले दल या दलीय गठबंधन से कोई निश्चित नेता ना हो कि भाई कोई भी चेहरा आगे स्पष्ट नहीं हो रहा है पीएम के लिए। ठीक है, और या 2 समान रूप से प्रभाव वाले चेहरे मिल जाएं कि यार इन दोनों को, इसको बनाएंगे इसको बनाएं, कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है वो अपने स्वयं विवेक से किसी को पीएम बना देता है। ठीक है, जब पीएम की अचानक मृत्यु हो जाती है, जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में भाई जो अचानक जो फैसला लिया जाता है और उसमें जो पीएम नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, वो अपने स्वयं विवेक से उसको क्या करता है? नियुक्त करता है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला पीएम की पदावधि। पीएम कब तक बना रहेगा, उसकी पद की क्या अवधि है? तो ये अनुच्छेद 75(2) में स्पष्ट है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत मतलब उसके अधीन रहते हुए एक तरीके से। ठीक है,
पद धारण करेंगे। पीएम भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, बिल्कुल। लेकिन व्यवहारिक रूप से पीएम तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। जब तक लोकसभा है उसमें उसको विश्वास प्राप्त है, लोकसभा से पूरा सपोर्ट है, ठीक है, तब तक वो बना रह सकता है, ठीक है। और सामान्यतया पीएम है वो अपने पद ग्रहण की तिथि से लोकसभा के पुनः चुनाव के पश्चात मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। या तो देखो, एक तो वो है कि लोकसभा से पीछे ये विश्वास प्रस्ताव नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यदि ये विश्वास प्रस्ताव नहीं आया, सब कुछ लोकसभा का विश्वास बना हुआ है, लेकिन यदि वापस चुनाव हो गए और वापस मंत्रिपरिषद का गठन हो गया तो तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है, यदि सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा हो। वह इससे पहले भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद मुक्त भी हो सकता है, ऐसी फैसिलिटी भी है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर पीएम को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि वे स्वयं त्याग पत्र ना दे तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो इसके बाद ये नहीं है कि वो अड़ के बैठ जाएगा कि नहीं मैं तो पीएम के पद से हटूंगा ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। नहीं हटेगा ना तो राष्ट्रपति हटा देगा उसको, ठीक है। आगे है शपथ। शपथ में क्या है, राष्ट्रपति है वो पीएम को पद ग्रहण करने से पहले पद व गोपनीयता की क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। कौन, राष्ट्रपति दिलाता है शपथ पीएम को। अब देखो पीएम के क्या कार्य है और पीएम की क्या शक्तियां हैं। तो देखो, पद प्राप्ति के पश्चात मंत्रिपरिषद का गठन करना पीएम का सबसे प्रमुख कार्य है कि वो मंत्रिपरिषद का गठन करता है। नंबर 2, वह मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति को भी सौंपता है। देखो इसमें क्या है, पीएम के इशारे पर राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, जो नियुक्त करेगा मंत्रियों को, ठीक है। तो व्यक्तियों की सूची भी ये राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश किसने की हो, पीएम ने की हो। तो कुल मिलाकर सारा खेल किस पर डिपेंड है, पीएम पर, ठीक है। और जो विभिन्न सदस्यों में जो विभागों का बंटवारा करना है वो भी कौन करता है, पीएम करता है कि ये जो पर्यटन वाला विभाग है इसके पास रहेगा, रेल वाला इसके पास रहेगा, ऐसे ये आपके पीएम ही करता है। पीएम किसी मंत्री से त्याग पत्र की मांग कर सकता है या उसे हटाने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। यदि कोई काम ढंग से नहीं करे तो पीएम उसको हटवा भी सकता है। और मंत्रिमंडल की बैठकों की तो वो अध्यक्षता करेगा ही, आप टीवी वगैरह में देखते ही हो, ठीक है, तो वो पीएम करता है। और जैसे संसद, देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख पीएम ही होता है कि भाई कहीं पर जा रहे हो, कोई देश विदेश दौरा है, कुछ भी है, वहां पर इंडिया का जो प्रतिनिधित्व करना है, रिप्रेजेंट जो चेहरा करेगा वो चेहरा पीएम ही होता है, ठीक है। और पीएम है वो मंत्रिपरिषद का भी प्रधान होता है। अतः पीएम की मृत्यु या पीएम यदि त्यागपत्र के साथ ही मंत्रिपरिषद का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। यदि पीएम की मृत्यु हो जाए या पीएम त्यागपत्र दे देगा तो उसकी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। फिर कोई किसी का कोई मंत्री विभाग कुछ नहीं है, सब कुछ नए सिरे से होगा। क्यों? क्योंकि भाई नया पीएम आएगा, वो अपने स्वयं विवेक से चुनेगा कौन कौन किस किस को क्या क्या बनाना। पीएम है वो शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है। जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें आपस में जो को रिलेशन बनाना होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर अर्थात पीएम बनाता है, ठीक है। आगे देखिए, पीएम नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद एवं राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इन पदों का जो इन डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है, जैसे नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का, इन सब का ये क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 कहता है कि पीएम को मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य संवाद की कड़ी बताया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पीएम को मंत्रिपरिषद और जो राष्ट्रपति है इनके मध्य संवाद की कड़ी किसे बताया गया है, तो वो पीएम को बताया गया है, ठीक है। अब पीएम के कुछ कर्तव्य भी हैं, तो क्या क्या कर्तव्य हैं, आइए उन पर नजर दौड़ाते हैं। पीएम के कर्तव्य, तो पीएम है वो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन या विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अर्थात क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सारी डिटेल ले जाकर प्रशासन से रिलेटेड किसको देगा, राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति प्रशासन या विधान के संबंध में कोई सूचना मांगता है तो पीएम को उसे जानकारी देनी भी होगी, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं दिया है, ठीक है। तो ये बात भी ले जाकर कौन रखता है, ये रखने का काम भी करता है आपका पीएम, ठीक है। और आगे क्या है, वे राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने व सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है कि भाई सत्र बुलाओ या फिर क्या करो, सत्रावसान, सत्र को ये भंग करना होता है। तो इसके बारे में भी परामर्श देता है कौन, पीएम देता है, किसको, राष्ट्रपति को।
और वह कभी भी राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है, उसको बोल सकता है कि भाई भंग करो। अब ये जो जो बोलता है वो राष्ट्रपति करता जाता है, ठीक है। आगे पीएम के बारे में क्या क्या कथन है, तो लॉर्ड मार्ले ने कहा था कि कैबिनेट रूपी जो मेहराब है उसकी आधारशिला कौन है, पीएम है। जेनिंगस ने कहा था कि ग्रहों के बीच में जैसे सूर्य है वैसे पीएम है। मुनरो ने कहा राज्य रूपी नाव का मल्ला है, मल्ला है मतलब जो नाव के चापू को चलाकर नाव को आगे बढ़ाता है ना, वो कौन है, पीएम है। अब प्रधानमंत्री की प्रमुख बातें, ठीक है। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी, मतलब पद पर रहते हुए हुई। तो एक तो जवाहरलाल नेहरू, एक लाल बहादुर शास्त्री और एक श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और राजीव गांधी की मृत्यु है वो चुनाव के दौरान हुई थी। आगे देखो, गुलजारी लाल नंदा 2 बार और जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे। कौन, कि जैसे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद में जो कार्यवाहक पीएम रहता है ना, कार्यवाहक पीएम, कि भाई जब तक कोई पीएम नेक्स्ट नियुक्त ना हो परमानेंटली, तब तक जो काम को संभालता है वो कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं। अगला, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था, ठीक है। कि भाई प्रधानमंत्री जो JLN थे, जवाहरलाल नेहरू के जब कार्यकाल था तो उस दौरान जो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 के द्वारा इस 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत स्थापित किया गया, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। तो किसके कार्यकाल में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। किसके कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन जो राष्ट्रपति थी श्री ज्ञानी जैल सिंह, जो श्री ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय राष्ट्रपति, उन्होंने श्री राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया। तो उन्होंने उस समय क्या हुआ कि जैसे इंदिरा गांधी को हो गई डेथ, तो उसके बाद राजीव गांधी को नियुक्त नहीं किया था। किसने, श्री ज्ञानी जैल सिंह ने। अतः नियुक्त नहीं किया, अतः कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना, तब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अर्थात जिस दल का कोई था, मान लो नेता, ठीक है, आगे चेहरा, और वो पीएम था, और वो पीएम के चले जाने के बाद जब यदि जो संसदीय दल था वो बहुमत प्राप्त जो भी दल है या जिसको समर्थन मिला हुआ जो दल है, अडिग सबसे मजबूत दल, वो यदि वापस कि भाई मैं हमारे दल का था और वापस ये यदि कोई चेहरा स्पष्ट कर दे, सभी लोग सम्मति जता दे, तो फिर उसको पीएम बनाया जाता है। अब देखो, ज्ञातव्य है कि वर्तमान प्रधानमंत्री की, मतलब जो 8% उस टाइम जो प्रधानमंत्री हो, उसकी मृत्यु के पश्चात यदि जो सत्ताधारी दल है, जिस दल के पास सत्ता है, यदि अपना नया नेता चुन लेता है, तब राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु बाध्य होता है। बाध्य होता है मतलब उसे बनाना ही बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बातें हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। ये ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे पीएम थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, उनके समय संसद में जाने का काम ही नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने, अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोरारजी देसाई है वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पीएम पद से क्या दिया था, इस्तीफा दिया था, ठीक है। और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। चौधरी चरण सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान पूर्ण ही अपना त्यागपत्र दे दिया था, तथा वीपी सिंह और HD देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दिया था, ठीक है। तो देखो, अब इसमें 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि एक तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को तो विश्वास प्रस्ताव मिला हुआ था, मतदान पूर्ण था, लेकिन फिर भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और वीपी सिंह और देवगौड़ा थे वो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, इतने वोट मिले नहीं उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। आगे देखो, अगला है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे पीएम थे जिन्होंने 2 या
2 से अधिक बार इस पद को ग्रहण किया था और नरेंद्र मोदी भी इसी दौड़ में है। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी तो और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने 2 से अधिक बार क्या किया था, इस पीएम के पद को संभाला था। और नरेंद्र मोदी जी भी आपको पता है कि दूसरी बार क्या है, अपने पीएम है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और अमृत कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थी। ये भी ध्यान रखना, अमृत कौर एक ऐसी महिला थी जिसने किसी एक विभाग का कार्य बहुत लंबे समय तक संभाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पर अटैच किया गया है। देखो, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री भी थी और कैबिनेट जो ये मंत्रिमंडल होता है इसमें शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री भी थी अमृत कौर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाली वाले जो प्रथम मंत्री थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने आपके त्याग पत्र दिया। भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री है वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गणित है तथा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, संविधान द्वारा गणित मतलब इसमें संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद है इसका उल्लेख है, जबकि उप प्रधानमंत्री जैसा कोई भी कुछ उल्लेख नहीं है। जब कोई मुंह फुला के बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं कि चल तुझे उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। ये विश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले वीपी सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा था, ये विश्वास प्रस्ताव की वजह से। और मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। देश में पहली बार कोई पीएम बना था गैर कांग्रेसी, मोरारजी देसाई। और श्री जो ये थे पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले प्रथम नेता थे। साउथ इंडिया से पहले आए थे पीवी नरसिम्हा राव जो कि पीएम की पोस्ट तक टच कर गए। ठीक है, आगे सर्वप्रथम लोकसभा में ये विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। तो सबसे पहले ये विश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया, आपके ये विश्वास प्रस्ताव आया जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। एक कार्यकाल में सबसे कम अर्थात 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देश में अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पीएम की नियुक्ति होने के पूर्व किसी राज्य के सीएम थे। तो ये आप देख लेना, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें एक्स्ट्रा एडेड है। ठीक है, अब यहाँ तक ये मामला कंप्लीट है। अब इसके बाद में जो एक्स्ट्रा डाटा है वो दिया गया है। ठीक है, तो देखो मोरारजी देसाई बम्बई से, चौधरी चरण सिंह यूपी से, वीपी सिंह है वो भी यूपी से, पीवी नरसिम्हा राव है वो आंध्र प्रदेश से, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक से और श्री नरेंद्र मोदी गुजरात से। तो ये पहले किसी ना किसी स्टेट के सीएम रह चुके हैं। 1947 से 77 तक पीएम सचिवालय के रूप में स्थापित कार्यालय का नाम 1977 में नया नाम दे दिया गया, इसको प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रखा गया। और वर्तमान में इसके मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के कैबिनेट सचिव श्रीमान राजीव गौबा है। ठीक है, आगे देखो और क्या क्या मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है वो देखो। ये भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है कि किस समय से लेकर किस समय तक कौन पीएम रहा, तो इसके बारे में आप इनको एक बार देख सकते हो, सारे याद रखो ना रखो ये है। आगे है उप प्रधानमंत्री, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो मुझे इतनी देर शुरुआत में नाम थोड़ा मिस हो गया मुझसे, मैंने वॉइस बोल दिया था। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, सबसे पहली बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, लेकिन राजनीतिक कारणों से और सत्तारूढ़ दल द्वारा समय समय पर डिप्टी पीएम की नियुक्ति की जाती है। जैसे कोई 2 समान कद के दावेदार मिल जाए तो फिर उनको मनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और अब तक कुल 7 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और संवैधानिक दृष्टि से ये बात इंपॉर्टेंट है, 7 अब तक। संवैधानिक दृष्टि से डिप्टी पीएम व मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की स्थिति में अंतर नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो उप प्रधानमंत्री बनेगा और जो बाकी के मंत्रिपरिषद के जो नॉर्मल मंत्री रहेंगे ना, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, वो भी एक तरीके का मंत्री है, बस नाम का उप प्रधानमंत्री है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये पीएम के बाद दूसरे स्थान पर होता है और ऐसे इसको पीएम के बाद दूसरे स्थान पर मानते हैं। और पीएम की जब अनुपस्थिति होती है ना, तो पीएम का काम भी यही देखता है और ये पीएम की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य करता है। लेकिन पीएम की मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात ये नहीं है कि वो बोल दे कि चलो फिर मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो वो तो गुजर गए, अब मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँ, ऐसा नहीं है। ये चीज़ भी आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है भारत के उप प्रधानमंत्री। तो ये यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है कि किस किस समय तक कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक में हमने भारत का एक तो प्रधानमंत्री पढ़ लिया कंप्लीट, और एक पढ़ लिया हमने प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही उप प्रधानमंत्री को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।